अभी हम लोग प्रमेय चिकित्सा यह पढ़ेंगे और इसका जो आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है, मौलिक सिद्धांत है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे पास प्रमेय रोगी जब आते हैं तो हमें, अब ये प्रमेय जो है यह हर तरह का प्रमेय हो सकता है। यह कफज प्रमेय भी हो सकता है, पित्तज प्रमेय भी हो सकता है, वातज प्रमेय भी हो सकता है। तो हम लोग पूरी विस्तार से प्रमेय की चिकित्सा का वर्णन करेंगे, मतलब और फिर न बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा टुवर्ड्स प्रमेय चिकित्सा, इसको हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा बताया है, किस लिए ऐसा बताया है और उसका क्या सिद्धांत है। केवल जैसे कि मधुमेह का पेशेंट आया और शुगर लेवल कम करने के लिए चार दवाई दे दिया, यह आयुर्वेद का प्रिंसिपल नहीं है। अगर आप लोग करते हैं ऐसा कि केवल शुगर लेवल कम करने का चिकित्सा करते हैं तो वो गलत चिकित्सा है। शुद्ध चिकित्सा जो है वो चरक संहिता में बताया है। प्रमेय चिकित्सा में जो बताया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और हम लोग इसी तरह से अपने मतलब गुरु शिष्य परंपरा से हम लोगों ने यही सीखा है, इसी तरह से हम चिकित्सा करते हैं और हमारे पेशेंट में फिर अच्छा रिजल्ट आता है। तो यह प्रमेय चिकित्सा जो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में छठवां चैप्टर है, उसमें 15 to 17 नंबर का श्लोक है। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं सरल भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। अगर सरल भाषा में बताया जाता है कोई भी चीज तो सभी को आसानी से समझ जाता है। कभी भी हमें यह देखना चाहिए कि प्रमेह व्याधि जो है यह संतर्पण जनित हेतुओं से हुआ है कि अपतर्पण जनित हेतुओं से हुआ है। संतर्पण जनित अगर हेतुओं से, जैसे कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम, जब बताया कि इंसान हमेशा बैठे रहता है, सेंडेटरी लाइफस्टाइल जीता है, खाता पीता बहुत ज़्यादा है, मीठा चीज़ बहुत ज़्यादा खाता है, मिठाइयाँ ज़्यादा खाता है, दही का सेवन ज़्यादा करता है, तो यह जो ज़्यादा खाने से ओवर ईटिंग और ऐसे चीज़ें जो हाई कैलोरीज की चीज़ें हैं, यह सेवन करने से क्या होता है, संतर्पण जन्य या प्रमेय हो जाता है। तो इसमें कफज प्रमेय जो है वो 10 टाइप का होता है। पित्तज प्रमेय, पित्तवर्धक आहार विहार का भी सेवन किया जाता है साथ में। कफ की तो व्याधि है ही, लेकिन पित्तवर्धक आहार विहार का भी सेवन किया जा रहा है, जैसे क्षार का सेवन किया जा रहा है। अम्ल रसात्मक खट्टे चीजें, अचार, पापड़, फिर सॉसेस, ये सब का सेवन अति प्रमाण में किया जा रहा है। सॉल्ट वाले चीजें जैसे कि ये पापड़ है, फिर कुरकुरे है, ये सब का भी चीजें का ज्यादा सेवन किया जा रहा है। फरसान मिलता है, इंदौर में आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिलती है, तो लोग ज़्यादा प्रमाण में वही सब खाते हैं। जो हम मराठी में फरसान बोलते हैं, हिंदी में मिक्सचर बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और सब मैदा से और चना के आटा से बनाया हुआ रहता है, तो वह सब जाके संतर्पण और पित्त को बढ़ा के, पित्त को प्रकोपित करके, या फिर चाट मसाला पे ये जो बाहर का जो रहता है ना गरम मसालों का, जो भी चीज़ें मिलती है स्टॉल्स पे, वह सब चीजें ज्यादा प्रमाण में खाना यह पित्तज प्रमेय को उत्पन्न कर देता है। उसी तरह से वातवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, रुक्ष चीजों का सेवन किया जा रहा है, रात्रि जागरण किया जा रहा है, फिर वेगों का अवरोध किया जा रहा है, यह सबसे वातज प्रमेय हो जाता है। तो यह प्रमेय जो रहता है ना, ये संतर्पण जनित होता है या अपतर्पण जनित। अपतर्पण जनित जो रहता है उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा क्रुश रहता है और दुर्बल हो जाता है। अब संतर्पण जनित में स्थूल रहता है, बलवान रहता है, लेकिन शुगर लेवल ज्यादा रहती है। तो हम लोग को ये पहले चार कैटेगरी में इसको हमें डिवाइड करना होगा। स्थूल प्रमेय ही, कृश प्रमेय ही, दुर्बल प्रमेय ही, बलवान प्रमेय ही, ये चार तरह का रहता है। इसके बारे में क्या चरक संहिता में बताया वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें बताया कि स्थूला प्रमेय ही प्रवाहि नायक कह कृशस्तथै कह परिदुर्बलस्य संब्रहणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्य स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्यः कल्पोपदिष्टा मल शोधनाय ऊर्ध्वं तथा अधश्च मलेपनीते मेहेषु संतर्पण में कार्यम गुल्माशयो मेहनमस्ति शूलम मूत्रग्रह शाप्यपतर्पणेन प्रमेहेण स्युपरि तर्पणानि कार्याणि तस्य प्रसमीक्ष्यवानिम। इतना बढ़िया बता रहे हैं, एक एक शब्द जो है, यह चरक संहिता लिखा गया है सतयुग में। ऋषि मुनि लोगों ने तपस्या से ब्रह्मा जी से यह सब ज्ञान प्राप्त किया है। ब्रह्मा स्मृत्वा यशो वेदम प्रजापति मजी ग्रहात सौ सहस्रांशो, ऐसा जो श्लोक बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। और क्योंकि आयुर्वेद तो पहले भी था, लेकिन जब कल्प का अंत हो जाता है, प्रलय आ जाता है, उसके बाद में फिर से सृष्टि की रचना होती है, तो ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं और आयुर्वेद को, जैसे कि मनुष्य जाति आती है वैसे ही आयुर्वेद को स्मरण करके उन्होंने अपने शिष्य जो दक्ष प्रजापति है, जो पूरी संसार का रक्षा करते हैं, प्रजापति है, उनको दिया। उन्होंने फिर अश्विनी कुमार को दिया, जो देवताओं के वैद्य थे, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया। इंद्र से फिर भरद्वाज मुनि गए और हिमालय पे उनका कॉन्फ्रेंस हुआ, भरद्वाज मुनि यह आयुर्वेद को लेके आए। तो यह आयुर्वेद सभी समाज के कल्याण के लिए बनाया गया है। तो ये सतयुग से लेके कलयुग तक यही बेसिक प्रिंसिपल रहता है। ये कभी साइंस जो है, आयुर्वेद का साइंस, ये बदलता नहीं है।
समय बदल जाता है, लोगों का खान पान बदल जाता है, लोगों की जीवन शैली बदल जाती है, संस्कार बदल जाते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता है। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि स्थूला प्रमेही, जो रोगी प्रमेही स्थूल है, मोटा रोगी है और उसको बहुत ज्यादा प्रमेह यह व्याधि हुआ है। यह कफज भी हो सकता है, पित्तज भी हो सकता है, वातज भी हो सकता है। प्रमेही का मतलब है कि 20 टाइप पे कोई भी टाइप हो सकता है। फिर बोल रहे हैं बलवाही कहा, जो बलवान जो रोगी है वह हो गया। कृशस्तः का, कृष मतलब बहुत पतला इंसान जो हो जाता है, जिसमें वेट लॉस सडन होता है, वह एक तरह का प्रमेही हो गया। उसमें अपतर्पण जन्य हेतु रहते हैं। चौथा है परिदुर्बलस्य, जो बहुत ज्यादा दुबला हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। तो ये 4 टाइप का है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि सब बृहणम तत्र कृशस्य कार्यम, जो कृष है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, उसको बृहण देना है हमें। मतलब बृहण करके, जैसे कि शिलाजतु का प्रयोग कर दिया, फिर बृहणीय गण के द्रव्यों का, लेकिन मीठा नहीं देना है हमें, बृहणीय गण के द्रव्यों का प्रयोग करना है, उद्वर्तन करना है, और उसमें ऐसे बस्ती का प्रयोग करना है जो बल बढ़ाता है, बृहण कार्य करता है, ऐसे द्रव्य देना है। संशोधनम दोष बलाधिकस्य, जो लोग बहुत ज्यादा बलवान हैं, स्थूल है, उनका संशोधन करना चाहिए। तो संशोधन कैसे करना है? तो वमन से, विरेचन से, बस्ती से, रक्त मोक्षण, नस से, ये सबसे हमें शरीर का शोधन करना है, क्योंकि अति क्लेद मात्रा में बहुत ज्यादा संचित हो गया है, और वह क्लेद जो है वो अनावश्यक है। जिस तरह से बाढ़ का पानी आके मुंबई को पूरी तरह से डुबा देता है, अभी आप लोग देखिएगा थोड़े दिन में ना, जैसे ही बारिश होगी तो मुंबई पूरा डूब जाएगा। या फिर बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है, बिहार में, असम में, सब बाढ़ की वजह से सब डूब जाते हैं जिले। तो वहां से मुंबई में जब वाटर लॉगिंग हो जाता है, ड्रेनेज लाइन को साफ करने के लिए पहले पानी को निकाला जाता है। इसी तरह से आयुर्वेद में भी यही बेसिक प्रिंसिपल है कि दोषों का संशोधन किया जाता है। वमन से दोषों को निकाला जाता है, विरेचन से दोषों को निकाला जाता है, निरू बस्ती से, आस्थापन बस्ती से हम दोष निकालते हैं, शिरो विरेचन से निकालते हैं, रक्त मोक्षण से निकालते हैं। यह मतलब जो बोला है संशोधनम दोष बलाधिकस्य, जिसका बलवान शरीर है, स्थूल प्रमेही है, उसका संशोधन क्रिया करना चाहिए। जो कृष रोगी है, जो दुर्बल रोगी है, उसको बृहण करना चाहिए। उसके बाद में बोल रहे हैं कि स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्य, स्निग्ध पदार्थों का सेवन कराना है जहां पे कृष प्रमेही है, जहां पे दुर्बल है, जहां पे वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे स्निग्ध योग, जैसे कि धन्वंतर घृत आदि का प्रयोग करना है, जो वहां पे स्निग्धता लाए। वायु का जो हस्ती में, वसा में, मज्जा में, मधु में, ऐसी कंडीशन है जहां वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा है, रुक्षता है, धातु में शिथिलता आ गई है, धातु का परिपोषण क्रम जो रहता है वह नहीं हो रहा है, वहां पे स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्या, ऐसा बताया। उसी तरह से बता रहे हैं कल्पोपदिष्टा मल शोधना है, इस पे हमें शोधन भी करते रहना है। शोधन नहीं होगा, मल का शोधन नहीं होगा, तो फिर वह स्त्रोतरोध हो जाएगा, और फिर वह धातु परिपोषण न होने से इंसान और ज्यादा वीक हो जाता है, और वह असाध्यता की तरफ चला जाता है। तो इन्होंने बोला है कि हमें कृष प्रमेय या स्थूल प्रमेय है, कृष प्रमेय को तो हम स्निग्ध देंगे और शमन चिकित्सा देंगे, लेकिन जो स्थूल प्रमेय उनको स्निग्ध योगा योग्य विविधा प्रयोज्या, स्निग्ध चीजें दे के, और फिर हमें मल शोधना है, मल का शोधन करना चाहिए, मतलब स्नेहपान पूर्वक हमें वमन विरेचन करा के शरीर का शुद्धि करना चाहिए। ऐसा इन्होंने क्रिया बताया है। उसी के बाद में बता रहे हैं ऊर्ध्वम तथा आदश्च मले पनीते मेहेशु संतर्पण में व कार्यम, ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से हमें मले पनीते, मल को निकालना है। अब ये मल कफ के रूप में हो सकता है, पित्त के रूप में हो सकता है, या स्थूल मल के पुरुष के रूप में हो सकता है, मूत्र के रूप में हो सकता है, कैसे भी हमें शरीर का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। अगर मैं जिस रूम में हूँ इसमें बहुत ज्यादा कचरा जमा हो गया, तो फिर चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे मल मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो अनावश्यक अनवांटेड चीजें, उसको निकालना पड़ेगा, तभी उठना बैठना सब अच्छा होगा, सांस लेने में इजी जाएगा। इसी तरह से शरीर में जो क्लेद हो गया है, बहुत ज्यादा अनावश्यक क्लेद हो गया है, मल की संचिति हो रही है, सार के विभाजन में मल ज्यादा बन रहा है, मूत्र ज्यादा बन रहा है, क्योंकि मूत्र निकल नहीं पा रहा है ठीक से, और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता है, पुरुष भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने पूर्व रूपावस्था में बताया कि दाह चिकनता देहे, दाह होता है, हाथ में स्निग्धता बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर नखादिनम दंतादिनम नख, ऐसे जो बोला है केशादिशु, नख और ये सारे मल ज्यादा बन रहे हैं। बाह्य मल तो हमें दिखता है, लेकिन अंदर भी मल बहुत ज्यादा बन रहा है, इसलिए शरीर का शुद्धि करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि मेहेशु संतर्पण में व कार्यम, हमें जहां पे अपतर्पण जन्य है वहां पे संतर्पण चिकित्सा करना पड़ता है। जैसे कि हम शिलाजित का प्रयोग करते हैं,
कुंभजतु का प्रयोग करते हैं, फिर विदारी का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। जहां जहां पे अपतर्पण हुआ है वहां पे हम लोग संतर्पण चिकित्सा करते हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि अगर संतर्पण भी हम लोग कर रहे हैं और हमें हमारा जजमेंट जो है वह गलत हो गया, संतर्पण कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपतर्पण जन्य है और वह संतर्पण जन्य नहीं और उसमें हमने बहुत ज्यादा अपतर्पण किया, लंघन कराया, शोधन कराया और असली में पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, अपतर्पण जन्य प्रमेय है उसको, मतलब वहां पे उसको नरिशमेंट नहीं मिला है लेकिन हम और लंघन वगैरह करा रहे हैं, तो क्या क्या हो जाता है, तो गुल्मा शयोज में बस्ती शूलम मूत्र ग्रह चाप तर्पण, मतलब गुल्म व्याधि हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, राजयक्ष्मा हो सकता है, मेहन बस्ती शूलम, मेहन में शूल हो सकता है, बस्ती में शूल हो सकता है, पूरा किडनीज में सूजन, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, मूत्र ग्रहस्य, मतलब मूत्र जो है वो आएगा ही नहीं, हमें जरूरत नहीं है तभी हम ज्यादा शोधन 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 कर रहे हैं जहां पे जरूरत नहीं है तो इसीलिए बोल रहे हैं अपतर्पणेन, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। प्रमेहण से परितर्पणानी, इसमें अगर अपतर्पण कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे अपतर्पण ऑलरेडी हुआ है लेकिन प्रमेह व्याधि हो गई है वहां पे अपतर्पण जन्य है, तो इसलिए बोल रहे हैं कार्यान्वित प्रसमीक्ष वहनिम, हमें कोई भी चिकित्सा करनी है तो वहनी को समीक्ष करके, अग्नि को ध्यान में रख के ही हमें चिकित्सा करनी है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। इसके बाद में चिकित्सा की दृष्टि से बला अबला के अनुसार, मतलब बल कैसे है, अबल कैसे है, इसके हिसाब से 4 तरह की कैटेगरी बताई है। प्रमेह रोगी का स्थूल प्रमेही, यह एक कैटेगरी होता है कि मोटे मोटे लोग रहते हैं और उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, मूत्र प्रवृत्ति में अविल मूत्रता बहुमूत्रता रहती है, वो मोटे लोग रहते हैं। आप लोग ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, यूएसए में जाएंगे तो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, अति प्रमाण में मोटे हैं, क्योंकि वहाँ का ऐसा लाइफस्टाइल है, वो लोग ना वहाँ का खाना पीना है इतना नॉनवेज खाना। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो 90% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, यूएसए में भी ऐसे ही है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि स्थूल प्रमेही हो गए और एक बलवान प्रमेही हो गए, उनका बल अच्छा है, धातुओं का बल अच्छा है, ऐसा प्रमेही, इसको दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा बता रहे कृष प्रमेही, जो मतलब बहुत ज्यादा दुबले हैं, और चौथा टाइप हो गया दुर्बल प्रमेही। तो इस तरह से हमें 4 कैटेगरी मिल जाती है। इसी को और उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बताया कि कृष दुर्बल, ये एक रोगी हो गए, कृष बलवान, दुबले हैं लेकिन बलवान हैं वो लोग, स्थूल दुर्बल, स्थूल दिखने में है लेकिन अंदर से कमजोर है, और चौथा बताया स्थूल बलवान, स्थूल भी है और बलवान भी है। तो इनकी चिकित्सा भी ऐसे आ जाती है। कृष और दुर्बल जो है उनको हमें संतर्पण चिकित्सा करना पड़ता है, कृष और बलवान है तो उनको हम शोधन थोड़ा दे सकते हैं। उसी तरह स्थूल और दुर्बल है तो हम उन्हें इस तरह का चिकित्सा देंगे कि उनकी दुर्बलता भी ना बढ़े, तो हम लोग को यहाँ पे शोधन देना है तो मृदु शोधन देना है और ज्यादातर शमन चिकित्सा करना है, और स्थूल बलवान है तो उनको शोधन चिकित्सा देना है। इस तरह से हमें चिकित्सा को कैटेगराइज करना है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि प्रमेही रोग अगर बलवान है और स्थूल है, शोधनोपक्रम योग्य है, तो उनको हमें अच्छी तरह से वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण यह सब कराना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इन लोगों में जो स्थूल और बलवान है, आज से सुखम स्वप्न सुखम ऐसा है, बहुत मोटे हैं, ओवरवेट हैं हाइट के हिसाब से, तो उनमें बल बहुत अच्छा रहता है और वो कफ पित्ताधिक्य रहते हैं, कफ और पित्त का अधिक्यता रहता है, तो उन लोगों को हम लोग शोधन करा सकते हैं। और कभी कभी जन्मोत्तर अपथ्य के सेवन से, बचपन से ही जो लोग जन्म लेने के बाद ही बहुत ज्यादा मोटा मोटा बच्चे हो जाते हैं, उनका मोटापा बहुत ज्यादा, और आजकल ये बढ़ रहा है। कोरोना काल में तो क्या है, प्लेग्राउंड में बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, स्कूल में खेलने नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में, डायबिटिक के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो एक कफ पित्त जन्य रहते हैं। इसके विपरीत बता रहे हैं कि कृष और दुर्बल अगर रोगी हैं तो उनका शोधनोपक्रम करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हमें संतर्पण और संशमन का चिकित्सा का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो हर पेशेंट पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, मतलब हर पेशेंट अलग होता है, और ये कोई एक फॉर्मूला देके हम लोग जैसे कि इंसुलिन, नॉन इंसुलिन या मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ऐसा एक ही कुछ पर्टिकुलर दवाई नहीं दिया जाता है। और हम केवल शुगर लेवल को नहीं करते, हम ओवरऑल पूरा बॉडी को, शिथिलता को दूर करते हैं, क्लेथ को दूर करते हैं, अग्नि को अच्छा करते हैं, जाठराग्नि को अच्छा करते हैं, धात्वाग्नि को अच्छा करते हैं, भूताग्नि को अच्छा करते हैं, पूरा हम लोग ओवरऑल करते हैं। और नहीं तो क्या है कि किसी को जैसे गैंग्रीन हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, तो बोलेंगे न्यूरो सर्जन के पास जाइए,
बाकी वो जो डायबिटोलॉजिस्ट है वो बोलेगा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अगर किडनी फेलियर है तो वो बोलेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, यूरिन का प्रॉब्लम है तो बोलेंगे यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। मतलब एक डॉक्टर को दूसरे दूसरे पार्ट का आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे हमें कुछ नहीं मालूम है, आपको उनके पास से ही जाके रेफर करके मिलना पड़ेगा। आयुर्वेद ऐसा नहीं है, आयुर्वेद होलिस्टिक अप्रोच रखता है, संप्राप्ति पूरा बॉडी का देखते हैं हम लोग, और दोष दुष्ट समूर्छना कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुई है उसके हिसाब से अंशांश कल्पना से हम लोग चिकित्सा करते हैं, और हमारी चिकित्सा ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ओवरऑल ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से प्रमेह जो यह चिरकारी व्याधि है, क्रॉनिक है, सीवियर है, ऐसा व्याधि है, तो इसमें हमें शोधन के बाद सभी लोगों का संतर्पण करना बहुत जरूरी है। भले वह व्याधि संतर्पण शोधन जरूरी है उसमें, जहाँ पे वमन विरेचन करें तब भी संतर्पण करना बहुत जरूरी है। अगर हम संतर्पण नहीं करेंगे, बल नहीं बढ़ाएंगे उनका, नरिशमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लेद 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 इतना ज्यादा हो गया है कि जो धातुओं का परिपोषण, अच्छा रस धातु, अच्छा रक्त धातु, अच्छा मांस धातु, अच्छा मेद धातु, अच्छा अस्थि धातु, अच्छा शुक्र धातु, यह जो बनना चाहिए यह बन नहीं पाता है, तो वहां पे क्लेद क्लेद बहुत है। तो हमें शोधन किस लिए करना है कि कचरा को साफ करना है, कचरा साफ होने के बाद संतर्पण इसलिए करना है कि जो धातुओं को पोषण नहीं मिल पा रहा था वह पोषण फिर से मिलना शुरू हो जाए। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं कि और एक ही इंसान कमाने वाला है, तो वहां पे ना बहुत सारे लोग बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। तो मैं एक सुदामा की कहानी सुना के आपको बताता हूँ। सुदामा के इसमें ऐसा था ना, सुदामा जी जो थे वो कृष्ण भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे। तो उसमें ऐसा था कि सुदामा जी जो भी पैसा लेके आएंगे उससे पूरा घर चलता था, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, सब लोग को खाना मिलता था। सुदामा जी अगर नहीं आएंगे तो नरिशमेंट नहीं मिलता था, बच्चे भूख से तड़प तड़प के होते थे। इसी तरह से कोई फैमिली मेंबर अगर सब खाना पीना लेके आएगा, कमा के लाएगा, तो सभी को भरण पोषण कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी संतर्पण करना बहुत जरूरी है। धातुओं के बीच में स्त्रोतोरोध हो गया है, एक तरह से बाढ़ आ गई है। बाढ़ पीड़ितों को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे राशन के पैकेट गिराए जाते हैं हेलीकॉप्टर से। क्यों? हमें पानी तो निकालना ही है, हमें शोधन तो करना ही है, लेकिन संतर्पण करना भी जरूरी है। अगर हमने ऐसा सोचा कि कफ की प्रधानता है, इसमें संतर्पण करने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही मोटा इंसान है, उसमें तो खुद ही ज्यादा सब कुछ चर्बी बढ़ा हुआ है, और हम लोग क्यों संतर्पण करें? तो इससे गुल्म रोग हो सकता है, ये बात याद रखिए। वायु का प्रकोप होगा, वहां पे गुल्म रोग होगा, क्षय रोग होगा, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र का अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, किसी भी तरह से क्षय हो सकता है। अगर वहां पे मज्जा धातु का क्षय हो रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया तो मज्जा से अस्थि, अस्थि से, इस तरह से भी क्रम। केवल शुक्र को प्रतिलोम क्षय मत सोचिए कि शुक्र का क्षय हुआ तो प्रतिलोम क्षय हो जाता है। यहाँ पे अगर मज्जा धातुओं को पोषण नहीं मिल रहा है तो वह अस्थि से पोषण लेने का, फिर अस्थि को नहीं मिलेगा तो प्रतिलोम क्षय वहां से भी शुरू हो सकता है। और अनुलोम क्षय तो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये असेंडिंग ऑर्डर से जो रहता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर से रहता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे क्षय रोग होना लाजमी है। इस तरह से मेढ्र में वेदना होती है, उसी तरह से बस्ती में शूल होता है, मूत्र ग्रह होता है, मतलब यूरिन रुक जाता है, यूरिन आ नहीं पाता है, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, यह सारे उपद्रव होने की शंका रहती है। इसीलिए शोधन करने के बाद भी जैसे ही हमारे पास स्थूल और बलवान रोगी है, हमने उसको वमन दिया, विरेचन दिया, बस्ती दिया, नस्य दिया, रक्तमोक्षण दिया, उसके बाद तुरंत इमीडिएटली उसको संतर्पण चिकित्सा देना है। संतर्पण चिकित्सा में आप लोग क्या दे सकते हैं? तो घृत कल्पना दे सकते हैं, जैसे कि महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, फिर शिला जतु, कुंभ जतु, नाग भस्म, बंग भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, ये जो धातुओं के भस्म है ये हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद में बताया है कि संतर्पणोत्थ व्याधि है प्रमेह रोगी का, इसमें कफ और पित्त प्रधानता है, स्थूल रोगी है, बलवान रोगी है, तो हम लोग शुरू में अपतर्पण कर सकते हैं। और अगर अपतर्पण नहीं करेंगे, इनको हम लोगों ने लंघन नहीं दिया, उनको जौ का रोटी नहीं दिया, शिलाजित नहीं दिया, तो इससे क्या होगा? जो लेखन करने वाले द्रव्य वह नहीं दिया, तो हमें अपतर्पण, पहले पेशेंट को आके पकड़ के वमन कराना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा अपतर्पण करना जरूरी होता है। तो अगर अपतर्पण नहीं किया तो कफ की वृद्धि और हो सकती है, मेद की वृद्धि हो सकती है, मांस की दुष्टि और बल हानि और हो सकती है। दुष्टि है, विकृत 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 और ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए बल की हानि हो सकती है। इसीलिए ऐसे रुग्ण को अपतर्पण देना जरूरी होता है। उनका जो खाना पीना है उसका डाइट चार्ट एक अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। कभी भी बैठे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी दही खा रहे हैं, कभी मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा हैवी हैवी चीजें खा रहे हैं, यह सब चीज हमें बंद करना पड़ता है। एक तरह से अपतर्पण चिकित्सा हम लोग देते हैं, उनको डाइट प्लान देके हिसाब से खाने के लिए देते हैं।
जौ का रोटी दे देते हैं। फिर व्यायाम बोलना जरूरी होता है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्लेद को निकालना है, धातुओं में शिथिलता आ गई, दुर्बलता आ गई है। उसी तरह से संक्रमण बोलना है कि आप चलते रहिए, कंटिन्यू चलना है, वॉकिंग करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, तभी आप ठीक हो सकते हैं। उसी तरह से पूरे बॉडी में उद्वर्तन करना है, जैसे त्रिफला हो गया, मंजिष्ठा हो गया, दारू हरिद्रा हो गया, आम्र हरिद्रा हो गया, हरिद्रा हो गया। वैसे जो उद्वर्तन के जो द्रव्य है, आरगवती अध्याय देखिए, चरक सूत्र स्थान तीसरा चैप्टर में बहुत सारे द्रव्य हैं, लोद्र है, नीम है, खदीर है, कुटज है, बहुत सारे द्रव्य, पुनर्नवा है, ब्राह्मी, जो उद्वर्तन के लिए और मेद का प्रविलन करता है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो बहुत सारा हम लोग उद्वर्तन ऐसे रगड़ रगड़ के निकालते हैं, तो मेद का, तो क्लेद, पसीना आता है तो क्लेद वहां से निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से स्नान करना भी बहुत जरूरी है। अगर कोष्ण जल से स्नान कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। ऋतु के हिसाब से और अवस्था के हिसाब से, व्याधि अवस्था के हिसाब से हमें स्नान का जो जल है उसका हमें योजना करना चाहिए। स्नान करने से क्या होगा कि अग्नि प्रदीप्त होती है, वो नेचुरल फिनोमिना होता है कि जो दोष हैं वो शाखा से कोष्ठ में आते हैं और अग्नि प्रदीप्त करते हैं, इसलिए स्नान करना बहुत जरूरी होता है। जो प्रमेह रोगी रहते हैं ना, वो स्नान कम करते हैं या स्नान से द्वेष करते हैं, तो उनको स्नान कराना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से संतर्पण और अपतर्पण, यह उपक्रम है, यह प्रमेह में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि गलती से संतर्पणोत्थ व्याधि में अपतर्पण अगर कर दिया जाए तो उसमें ओज क्षय हो सकता है, धातुओं का क्षय हो सकता है, रस का क्षय हो सकता है, रक्त का क्षय हो सकता है, मांस का क्षय हो सकता है, मेद का क्षय हो सकता है, अस्थि का क्षय हो सकता है, शुक्र का क्षय हो सकता है, ओज का क्षय हो सकता है। इसलिए संतर्पणोत्थ व्याधि जिसमें संतर्पण देना जरूरी है, उनको अपतर्पण बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ पेशेंट होना चाहिए। आप अपने जो आचार्य लोग हैं, अपने सर लोग हैं, जो लोग प्रैक्टिशनर है, उनके पास जाके देखिए कि संतर्पणोत्थ व्याधि को हम लोगों को किस तरह से डील करना चाहिए। उसी तरह से अगर हमने संतर्पणोत्थ व्याधि को, इंसान कमजोर है बहुत ज्यादा और उसमें हमने स्वर्णकल्प नहीं दिया या हमने शिलाजित नहीं दिया, चंद्र प्रभावटी जैसी दवाई, वसंत कुसुमाकर जैसी दवाई नहीं दी, और क्रुश है, दुर्बल है, संतर्पण करने की जरूरत है, डेफिशिएंसी है पूरे बॉडी में, और तब भी हम अपतर्पण कर रहे हैं, शोधन करा रहे हैं, कमजोर इंसान है उसको शोधन कराएंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बोल रहे हैं संतर्पणोत्थ व्याधि, जिनको संतर्पण करना जरूरी है उसको हमें हमेशा बल देना है, संतर्पण करना है और उनका शमन चिकित्सा करना है। और इसीलिए सुश्रुताचार्य जी ने बृहण द्रव्य से वात शमन करके रोग का बृहण होना और रक्षण करना, यह सुश्रुताचार्य जी ने बताया है। इसी तरह से प्रमेह रोगी की चिकित्सा करते समय लक्षणों पे हमें निर्भर रहना पड़ता है कि क्या क्या सिम्टम्स और साइंस हैं पेशेंट में। साइंस का मतलब है कि वैद्य को जो समझ आता है, और सिम्टम्स का मतलब रोगी को जो सिम्टम्स समझ आते हैं, तो हमें साइंस एंड सिम्टम्स समझ के फिर चिकित्सा करना पड़ता है। और प्रभुता अविलमूत्रता यह है कि नहीं, अविलमूत्रता है क्या, गंदा यूरिन हो सकता है, हो रहा है क्या, प्रभुता अविलमूत्रता, बार बार यूरिनेशन हो रहा है क्या, यह हमें देखना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से हमें मूत्र का प्रमाण कितना है, रक्त में शर्करा कितना है, मधुमेह है क्या, उसमें फास्टिंग पीपी और HbA1c यह निकालना बहुत जरूरी होता है। आजकल तो जैसे जैसे साइंस बदल रहा है वैसे वैसे ना हमें भी चेंज होते रहना चाहिए, और वैद्य लोगों को तो खासकर चेंज होने की जरूरत है। आज के 30 साल पहले जब IVF कराया जाता था, तो उस टाइम पे अगर किसी को बोला जाता, किसी भी लेडी को, कि मैम आपको ना, हम लोग आपके हस्बैंड को शुक्र अणु नहीं है, उनका पूरा अजोस्पर्मिया है या फिर अलिगोस्पर्मिया है, तो आपके हस्बैंड से नहीं शुक्र हो सकता है, तो आपका ना हम किसी डोनर का लेंगे शुक्र और आपके ओवा से फर्टिलाइज करके और IVF करेंगे या ECISC इक्सी कराएंगे, तो वो पेशेंट तो केस कर देता आप पे, आपको जेल हो जाता कि अच्छा मेरा बच्चा नहीं है, मेरे पति को नपुंसक बोल रही है। और फिर लेकिन आजकल कैसे है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान को बदलना पड़ता है। तो हमें आयुर्वेदिक वैद्यों को भी बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ के रखना है, लेकिन समय के हिसाब से हमें चेंज होना है। HbA1c पेशेंट का डिमांड है, हमें पता चल रहा है डायग्नोस्टिक टूल, तो उसके हिसाब से हमें चेक करके फिर चिकित्सा करना पड़ता है। उसी तरह से PP और फास्टिंग है, बड़ा है, तो वैसे ही चिकित्सा करना पड़ता है। पहले के जमाने में कैसा था कि सती प्रथा थी, अगर पति मर गया किसी का, पहले तो बाल विवाह कर देते थे, और फिर पति जो है युद्ध में मर गए फिर या कैसे बीमारी से मर गए, तो वो लड़की को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। जो चिताएं जल रही होती थी ना, तो उसमें उसको बैठा दिया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राजमोहन राय जो थे बंगाल के, राजा राम मोहन राय, उन्होंने यह प्रथा बंद करा दिया और अंग्रेजों से मिलके उन्होंने पूरी तरह से बैन करवा दिया। सती प्रथा नहीं होगा, बाल विवाह नहीं होगा। समय बदला,
फिर उसके बाद में घूंघट प्रथा थी मुगलों के उससे, तो घूंघट हटा दिया गया। फिर लोग साड़ी पहनने लगे, साड़ी के बाद में पंजाबी सूट पहनने लगे। उसके बाद में समय बदला, 90s में लोग जीन्स और टी शर्ट पहनने लगे। उसके बाद में शॉर्ट्स पहनने लगे। फिर लड़कियों ने एक नया फैशन निकाला। जैसे समय बदल रहे, पहले चकुन माना जाता था कि फटा हुआ जीन्स नहीं पहनना है, और जीन्स ही नहीं पहना है लड़कियों को। बाद में तो आ गया कि फटा हुआ जितना जीन्स रहेगा उतना वो फैशन आइकॉन रहता है। समय बदल रहा है, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन समय बदल रहा है उसी तरह से। और क्या है, अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, सैटेलाइट का ज़माना है, तो हमें भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। इसलिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स के हिसाब से हमें करना है। पेशेंट हमें यही मांगते हैं कि सी 125 के मार्कर में हमें कम करके दिखाइए। हमें ट्राई करने का कोशिश करना है, हम उससे कोरिलेट नहीं कर सकते हैं क्रिएटिनिन, यूरिया और आयुर्वेद में क्या टर्म, ठीक है, लेकिन हमें दोष धातु मल इस हिसाब से चिकित्सा करके हमें उनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएंगे। एचबी लेवल कम है तो हमें एचबी लेवल बढ़ा के दिखाने का कोशिश करना चाहिए। वैसे ही पैरेलल दवाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं, तभी हम लोग इस दुनिया में टिक सकते हैं। इसलिए मुझे यही कहना है कि समय बदल रहे हैं तो हमें मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स का ज़रूरत रहता है, उसका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए शर्करा का प्रमाण कितना है, फास्टिंग पीपी कितना है, HbA1c कितना है, उस हिसाब से मेडिसिन का डोजेस हम लोग एडजस्ट करने में हमको आसानी पड़ जाती है। इसी तरह से कभी कभी यूरिन का एनालिसिस करने के साथ में हमें ब्लड का भी टेस्ट करना पड़ता है, तो HbA1c करके फिर हमें पता चल जाता है कि इसमें मधुमेह है क्या। या यूरिन का भी हम लोग यूरिन कल्चर कराते हैं, ब्लड में भी अलग अलग जो ESR वगैरह बढ़ा है क्या, प्लेटलेट कितना है, WBC कितना है, RBC कितना है, ब्लड में शुगर है क्या, ब्लड में मतलब हर चीज़ हमें देखना पड़ता है। यूरिन में ब्लड आ रहा है क्या, यूरिन में पस सेल है क्या, एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं क्या, ये सब हमें देखना पड़ता है। उसी तरह से प्रमेह के जो हेतु हैं, कफकर और मेदोकर हेतु, मेदोकर मतलब चर्बी बनाने वाले और कफ को बनाने वाले, वो हमें हेतु परिवर्जन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर संप्राप्ति में क्लेद बढ़ाने वाले, कफ को बढ़ाने वाले, मेद को दुष्टि करने वाले और सभी द्रव्य धातुओं का विकृत रूप से पुष्टि करने वाले द्रव्य हैं, तो उसमें हमें शमन चिकित्सा में उष्ण लेखन करने वाले, रुक्ष और अपतर्पण करने वाले द्रव्यों की योजना करनी पड़ती है। जैसे कि कषाय और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन कषाय और तिक्त भी इतना ज्यादा नहीं देना है कि वायु का प्रकोप हो जाए। उसी तरह से हम लोग क्या क्या देते हैं, जैसे कि हल्दी, हरिद्रा का प्रयोग करते हैं जो प्रमेही रोगी रहते हैं। ये ओवरऑल सारे 20 प्रमेह के रोगियों के लिए है, तो हरिद्रा का प्रयोग करते हैं, नीम का प्रयोग करते हैं, करेले का प्रयोग करते हैं, सप्तकपि का प्रयोग करते हैं, मुस्ता का, दारू हरिद्रा का, अर्जुन का, खदीर का, लोद्र का, गुड़ुची का, पटोल का, उदुम्बर का, जामुन है, बिल्व है, विजय सार है, बीजक है, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो प्रमेह का संप्राप्ति भंग करने में इनका बहुत ज्यादा प्रमुख रोल रहता है। इसी तरह से धातुओं में शिथिलता अगर आ गई है, अपतर्पण जन्य धातु में वीकनेस आ गई है, संतर्पण जन्य में भी अगर धातु में शिथिलता आ गई, दुर्बलता आ गई है, तो खनिज धातुओं के भस्म का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बंग भस्म, नाग भस्म, जसद भस्म, त्रिभंग भस्म, लौह भस्म, रौप्य भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, ये सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। यह आयुर्वेद का देन है, रसशास्त्र का, कि हम लोग इन भस्मों का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को ताकत आ जाती है। इसी तरह से शिला जतु जो है वो पूरा मूत्रव स्त्रोत पे काम करने वाला उत्तम क्लेद नाशक और शिथिलता को दूर करने वाला द्रव्य है। और कुंभात्वक, ये मेदोग्न द्रव्य है, कुंभात्वक भी एक वनस्पति होती है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। और कुंभातक और शिलाजतु, इनका प्रयोग हम लोग प्रमेह में, हर तरह के प्रमेह में करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और रसकल्पों में भी बहुत सारे द्रव्य हैं, और बिना रसकल्प वाले भी द्रव्य हैं, उसमें भी हम लोग का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन किडनी फेलियर के पेशेंट है, उसमें रसकल्पों का शोधन, उसमें जो पारागंधक है उसका शोधन मारण हुआ है कि नहीं हुआ है अच्छे से, अगर नहीं हुआ है तो रसकल्पों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल प्रमेय में हम लोग चंद्र प्रभा वटी देते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं, वसंत कुसुमाकर रस देते हैं, प्रमेय गज केसरी रस देते हैं, फिर मेहांतक रस देते हैं, लोहासव देते हैं, लोद्रासव देते हैं, खदीरा रस देते हैं, जम्बवासव देते हैं, ऐसे कल्प का प्रयोग करते हैं। बीजक का प्रयोग करते हैं, सप्तकपि का प्रयोग करते हैं, सुपारी का प्रयोग करते हैं, कषाय रस की वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अस्नाद कल्प के यहाँ बहुत सारे महाराष्ट्र में लोगों ने प्रयोग किया है। अस्नाद कल्प होता है उस असनादि गण का, उसमें अस्नाद कल्प है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इससे मधुमेह में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, प्रमेह को रोका जा सकता है। इसी तरह से हम लोग ये सोचते हैं कि मधुमेह पूरा ठीक हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। धातुशयात्मक जो मधुमेह है वह तो ठीक नहीं होता है, आवरण जन्य है शुरुआत में, वह ठीक हो जाते हैं।
और पेशेंट अगर अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का शौकीन है, तो वो सब तो ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हेतु का सेवन तो करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें ये ऊहापोह करना जरूरी होता है कि किस तरह से हम पेशेंट को ठीक करें। आगे का जो है लेक्चर वो मैं कर लूँगा आप लोगों को, अलग अलग और भी आयामों से किस तरह से हम लोग प्रमेह की चिकित्सा करते हैं वो मैं कल आप लोग को बताऊंगा। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ रोज शाम को 7 बजे हम लोग आते हैं, हम लोग मिलते हैं, एक व्याधि पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा आप लोग बताते हैं। प्राउड ऑफ यू ऑल। एक मिनट, मुझे यहाँ पे ना कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग भी यहाँ पे घुस गए हैं। ये पंडित NK शास्त्री जी जो हैं, यह ना बहुत गंदे गंदी चीज़ें यहाँ पे डाल रहे हैं। इनको मुझे यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे इनको ब्लॉक करने दीजिए। यहाँ पे ये डॉक्टर लोग का फोरम है और यहाँ पे आके ये गलत चीज़ें लिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे, क्योंकि ना आयुष दर्पण में ये लोग सोचते हैं कि हमारा ना ये खानदानी जगह है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी गंदे गंदे चीज़ें लिख सकते हैं। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। थोड़ा ये हैंग हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। ये थोड़ा मेरा जैसे ही लेक्चर समाप्त होता है ना तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो थोड़ा फेसबुक का कुछ प्रॉब्लम है, ये थोड़ा हैंग होता है। डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी, जय धन्वंतरी देवा। डॉक्टर प्रियंका मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सतीश सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा रच मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी बोल रहे हैं, सर आपके आशीर्वाद से आवरण जन्य डायबिटीज को ठीक कर दिया, पेशेंट के सारे मॉडर्न मेडिसिन बंद है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। बहुत बढ़िया सर, प्राउड ऑफ यू। आप रमन गर्ग जी हमारे आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आपका इतना नाम है और सब लोग आपको मिस कर रहे हैं। कृपया आप हमारे ग्रुप में आ जाइए फिर से, क्योंकि आप रमन जी हैं और एक जो CV रमन थे, साइंटिस्ट थे, उनसे आप कम नहीं है। आपका बहुत ऐसे बहुत नाम है, बहुत रेस्पेक्ट है रमन जी। प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक हमारे प्यारे डॉक्टर हैं जिनका नाम है सरोज मिश्रा जी, प्राउड ऑफ यू सर। एक हमारी मैडम है हैदराबाद की, डॉक्टर उमा रानी महान कली, प्रणाम मैडम जी, प्रणाम आपको। आपका नाम ही इतना पवित्र है कि पूरा मन पवित्र हो जाता है। आप आयुष दर्पण पे जैसे ही आती हैं तो बहुत सबको अच्छा लगता है कि उमा रानी मैम आ गई, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजू बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनू बत्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं अभी लेक्चर समाप्त करता हूँ। कृपया आप लोग ना इंटरेक्टिव सेशन में ज्वाइन हो जाइए। उसके लिए मैं आप लोगों को लिंक दूंगा। देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया, किसी को भी कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए। और अभी इंटरेक्टिव सेशन 8:15 शुरू होगा, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। फिर हम 7 बजे कल फिर मिलेंगे और प्रमेह की चिकित्सा को अलग आयाम से देखने का कोशिश करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।